सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल से जरूर से जुड़े। लेट्स स्टार्ट। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। आपका पूरा का पूरा जो सिलेक्शन है इस पर निर्भर करता है, और कई सारे आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो आप इस पूरे के पूरे सेशन में सीखेंगे, तो इसलिए इस पूरे सेशन को आपको ज़रूर से ध्यान से जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है उसको नोट डाउन भी करना है, और कोशिश करनी है कि इन चीज़ों को आप अपने जब आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें भी इंक्लूड करने का प्रयास करना। देखो, कोई भी जो आंसर आपके द्वारा लिखा जाता है, जो भी आप आंसर आप लिखते हो, उसके कई प्रकार की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन का आंसर लिखोगे, एक अलग अप्रोच चाहिए। सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी मैं अलग अलग वीडियो आपके लिए कवर करूँगा। पॉलिटी का आंसर लिखोगे तो एक अलग अप्रोच चाहिए। दूसरा, अगर आप ज्योग्राफी का आंसर लिखोगे तो एक अलग अप्रोच चाहिए। अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी का अगर आप लिखते हो या दूसरे सब्जेक्ट स्पेसिफिक लिखते हो, तो एक अप्रोच का डिफरेंस होता है। जैसे अगर आप सपोज एक एग्जांपल में लेता हूँ, इकोनॉमी का अगर आप कोई आंसर लिखते हो तो एक फैक्चुअल एस्पेक्ट उसमें होना चाहिए, आपके आंसर में जो सर्टन फैक्ट्स और ये सब चीज़ें विजिबल होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर हम ये देखें कि जैसे एक कोई कॉपी चेक कर रहा है, एक प्रोफेसर हैं जिनको पढ़ाते पढ़ाते 25-30 साल हो गया, और वो आपका आंसर देखते हैं। अगर वो आपका आंसर देखते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में क्या जाना चाहिए, या फिर वो कैसे एकदम देखते ही उनका मन करे कि आपका आंसर जो है आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है और आपको मार्क्स मिले। तो यहाँ पे मैंने एक जो इंडेक्स रखा है, जिसका नाम रखा है मैंने परफॉर्मेंस इंडेक्स। परफॉर्मेंस इंडेक्स का क्या मतलब है, परफॉर्मेंस इंडेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो भी आपका आंसर, चाहे वो 10 नंबर का हो, चाहे वो 15 नंबर का आंसर हो, 15 नंबर में आप लिख रहे हैं, 10 नंबर में अगर आप लिख रहे हैं तो आपको लगभग 150 शब्द लिखने हैं, 15 नंबर में अगर आप लिख रहे हैं तो लगभग आपको 250 वर्ड्स हैं, तो 230-240 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो इट मीन्स व्हाट, कि आप भले आप 10 का लिखो चाहे 15 का लिखो, लेकिन आपका जो आंसर है कुछ बातों पे निर्भर करता है। वो थोड़ा सा देखते हैं, जिसे परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है हम कंसिडर कर सकते हैं। जैसे एक तो आपका कंटेंट है, कंटेंट सबको पता है। अगर आप आज चले जाओ किसी से भी, भले उसका प्रीलिम्स क्लियर हुआ हो ना क्लियर हुआ हो, लेकिन अगर उसे कंटेंट के नॉलेज की अगर बात किया जाए, अगर किसी ने ठीक ठाक तरीके से तैयारी की तो उसके पास कोई ना कोई लेवल का कंटेंट उसके पास होगा ही, चाहे पॉलिटी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट लोगों के पास होता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो कंटेंट है वो सभी के पास रिक्वायर्ड जो है वो ऑलमोस्ट होता है, क्योंकि आपको 10 नंबर में लगभग 130-140 शब्द लिखना है, जो कि ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी जब वही स्टूडेंट, एक जिसके पास कंटेंट है वो आंसर लिखते हैं, दूसरा स्टूडेंट सेम सा कंटेंट है वो आंसर लिखते हैं, दोनों में जो मार्क्स एलोकेट होता है उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो वो क्या है, वो दूसरे फैक्टर की वजह से है। अगर आप ये कह दो कि मेरा कंटेंट और आपका कंटेंट दोनों का सेम है, फिर भी नंबर वेरी कर रहे हैं, किसी को 4 मिल रहा है, किसी को 6 मिल रहा है, या 15 में से किसी को 5 मिल रहा है, किसी को 8 मिल रहा है, तो ये वेरी कैसे कर रहा है? तो ये डिपेंड किस पर करता है? ये इन फैक्टर्स पर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है वो आपका प्रेजेंटेशन है, लैंग्वेज मेच्योरिटी है और इनोवेशन है। ये 3 एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपको बहुत वर्क करना चाहिए, क्योंकि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, इट मीन्स आपका कंटेंट के लेवल पे किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो प्रेजेंटेशन क्या है, अगर आप आंसर लिख रहे हो तो एक चीज़ बहुत ध्यान से देख लेना है। मैं कुछ एग्जाम्पल भी आपको शो करूंगा। वो क्या है कि जैसे अगर आप लिख रहे हो तो आपकी जो लाइनिंग है, जब आप लिखते हो तो लाइन के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। अगर आप लिख रहे हो तो एक पैराग्राफ आपने लिखा, दूसरा पैराग्राफ आपने लिखा, उसके बीच में प्रॉपर स्पेशन हो, मतलब जो ट्रांजिशन है वो देखने को मिले। अगर एक टीचर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको प्रॉपर दिखना चाहिए कि अच्छा ठीक है, ये आपने जो लिखा है ये प्रॉपर लाइन की स्पेसिंग है तो उसे पढ़ने में आसानी है, पैराग्राफ की स्पेसिंग है तो आप अगर कुछ कंटेंट का ट्रांजिशन कर रहे हो तो वो समझ पा रहा है वो। दूसरा, ऐसा काटना नहीं है कि आपने लिख दिया, मान लो आपने लिखा पॉलिटी, मान लो एक एग्जांपल लेता, फिर काट दिया, फिर कुछ और लिख दिया, फिर काट दिया, तो ओवर राइटिंग और ये सब अवॉइड करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आपके प्रेजेंटेशन को डिसाइड करती हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है लैंग्वेज मेच्योरिटी। कई बार आप ऐसे एग्जाम्पल देखोगे कि आपको लगता है यार इसको इतना नॉलेज है सब कुछ, फिर भी इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है? तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, कई जैसे जो टीचर्स हैं जो जिन्होंने यूपीएससी की कॉपी चेक की है, उनसे जब बातचीत करके, है ना, मतलब थोड़ा बहुत ही वो बताते हैं, लेकिन उनसे बातचीत करके जो एक पता चला है वो ये हाईलाइट करते हैं कि जब हम आंसर रीड करते हैं उसमें लैंग्वेज का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कि आप लिखते कैसे, आपका जो वर्ड्स आप चूज़ करते हो वो कैसा है। अगर आप बहुत रेडिकल आपके विचार हैं, मान लो रेडिकल इन द सेंस कि आप एक्सट्रीम थॉट रखते हो, पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरीके से, तो वो एक्सट्रीम थॉट आपके शब्दों में रिफ्लेक्ट हो,
तो वो ठीक नहीं है। दूसरा, अगर आप लिखते हो और उसमें ग्रामेटिकल बहुत एरर है, तो भले आपको कितना भी नॉलेज, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको इतने अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। मतलब अब ऐसा नहीं कि EXAM और इसी में आपको लिखना नहीं आ रहा है और फिर आप चाहे कितना भी कंटेंट डाल दो, आपको इतने अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। लैंग्वेज मैच्योरिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर से जो टॉपिक्स पॉलिटी से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जाते हैं, या है ना, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको अपना थॉट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा रखना है, उसमें जब आपको लिखना है तो वहाँ पे लैंग्वेज मैच्योरिटी बहुत बहुत मैटर करती है। अब इन पर जो सीरीज़ आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है, तो इस पर मैं सीरीज़ में अलग अलग चीज़ें डिस्कस करूँगा एक एक करके, तो लेकिन फिर भी आपको इस लैंग्वेज मैच्योरिटी पर ध्यान देना है। फिर एक बात आ जाती है इनोवेशन। इनोवेशन देखो, इनोवेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है रेलिवेंस। कई कॉपीज़ जब हम लोग भी देखते हैं तो उसमें एक चीज़ ये होता है कि हम ये कोशिश करते हैं कि हम हर जगह मैप बना दें, हर जगह जो है फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करो। देखो ऐसा नहीं है, ये देखना है कि अगर हम इनोवेशन करते हैं तो किस सब्जेक्ट में बहुत इनोवेशन का स्कोप है। जैसे ज्योग्राफी मैप का हमेशा स्कोप रहता है। IR इंटरनेशनल मैप का बहुत स्कोप होता है। इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, मैप का बहुत स्कोप होता है। कई टॉपिक्स इकोनॉमी के टॉपिक्स लगते हैं, उसमें फ्लो चार्ट का बहुत स्कोप होता है। और केस स्टडी, तो वहाँ पे आपके पास टेबल बनाने का बहुत स्कोप रहता है। तो ये चीज़ आपको, अब अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो उसमें आपको मतलब ऐसा कोई नहीं कि आप उसमें ज़रूरत नहीं है तो आप वहाँ पे ज़बरदस्ती का इनोवेशन करो, नॉर्मल पैराग्राफ में लिखोगे तब भी नंबर मिलेगा। तो आपको देखना है कि यार ये सब्जेक्ट आपको लिस्ट बना लेनी है, वो मैं बाद में आपको एक लिस्ट बनवा दूंगा। लिस्ट बनाने की ये सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं, खासतौर से GS पेपर 1 की बात करें, या GS 2 में IR की बात करें, या GS 3 में इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे एरिया की बात करें, वहाँ इनोवेशन का स्कोप बहुत होता है। तो यहाँ पे आपको अपने आंसर में अगर आप एक इनोवेशन ऐड करते हैं, रेलिवेंट इनोवेशन, तो वो चीज़ आपको 1 नंबर, सवा नंबर, मतलब 1.5 नंबर एक्स्ट्रा दे देती है, जो कि एक इस टफ कंपटीशन में एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके आंसर जो है इस परफॉर्मेंस इंडेक्स के क्राइटेरिया पे बहुत निर्भर करता है। कंटेंट एक पार्ट है, लेकिन प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज मैच्योरिटी और इनोवेशन, ये 3 चीज़ें जो हैं इनको भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप इनको ध्यान में रखोगे तो आपका आंसर बेटर होगा। कि सिर्फ आप कंटेंट पर ही नहीं, कंटेंट तो है ही, लेकिन इसके बावजूद भी इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है, जिससे आपका आंसर बहुत ही परफेक्ट हो और आपका आंसर बहुत ही अच्छा हो। अब दूसरी चीज़ आ जाती है, इन फैक्टर्स के बाद में एक और एस्पेक्ट आता है कि क्वालिटी जो आप आंसर है, और चीज़ क्या डिसाइड होती है। जैसे जब आप घर में बैठ के आंसर लिखोगे ना, तो आप एक आंसर को लिखने में 30 मिनट ले लेते हो, कभी बड़े आंसर को लिखोगे 40 मिनट ले लेते हो। मतलब अगर आप इतना टाइम लेके, 35 मिनट लेके, 25 मिनट लेके, या 21 मिनट लेके भी अगर आप इतना टाइम लेके आंसर लिख रहे हो, बहुत महान आंसर भी लिख दो, कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि जो क्वालिटी है, अबव फैक्टर के अलावा एक चीज़ जो आपको देखना है वो टाइम है। अगर आपका आंसर की क्वालिटी अगर आप डिटरमाइन करोगे, अगर X पर्सन है उस आंसर को 21 मिनट में लिख रहा है और आप 10 नंबर के क्वेश्चन को 8 से 9 मिनट में लिख रहे हो, तो आप कह दो यार 21 मिनट वाला बहुत अच्छा लिखा है, कोई बात नहीं, आपने 8-9 मिनट में लिखा है, तो आपके आंसर जो है उसको आप 21 मिनट वाले आंसर से कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा टाइम लेके कोई लिख रहा है, भले क्वालिटी बहुत अच्छी हो, लेकिन वो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकता, तो उससे कोई मतलब ये स्ट्रैटेजी वर्क ही नहीं करेगी। तो हमेशा अच्छा आंसर जब आप लिखने की कोशिश करो, तो इस टाइम के डायमेंशन को कभी भी भूलना नहीं है। ये हमेशा याद रखो कि इस टाइम के डायमेंशन को कभी भूलना नहीं है। 10 मार्क्स का है तो 8-9 मिनट, 15 मार्क्स का है 17-18-19 मिनट, और डिपेंड करता है मेंस के पेपर कैसा अटेम्प्ट करता है, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, अगर आप 15 मार्क्स को करते हो, तो अगर 15 मार्क्स का है तो इसको हम अगर 18-19-20 मिनट के अंदर कवर कर लेते हैं, आप पूरा आंसर लिख लेते हैं, तो वो हमें ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, रादर देन हम उसमें 40 मिनट लगा रहे हैं और बहुत अच्छा लिखने का कोशिश कर रहे हैं। इनिशियली जब आप आंसर राइटिंग करते हो तब तो ठीक है, थोड़ा समय स्टार्टिंग में लग सकता है, लेकिन आपको ये देखना है कि ऐसा नहीं हो कि उस चीज़ को आप हमेशा कंटिन्यू रखो। इसलिए जब भी आप आंसर लिखो, है ना, जब भी आप चाहो तो अगर आपको आंसर चाहिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बना रखे हैं, saurabhpandeyupsc.com वेबसाइट पे भी जाना तो आपको मिल जाएंगे। हिंदू के सेशन जो मैं लेता हूँ उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको फ्रीली वहाँ पे डाले हुए हैं। जो लोग 2-3 साल के जो मैंने क्वेश्चंस जैसे डेली बेसिस में हिंदू सेशन का मैं जो आपको आंसर राइटिंग देता हूँ, तो वो एक कंपाइलेशन है, तो उसको आप चाहो तो एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये हाई लेवल के क्वेश्चन इनको कैसे अटैम्प्ट करना है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम डायमेंशन को हमेशा मन के अंदर रखना है जब भी आप अपने आंसर को लिखें। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो अप्रोच है, अगर एक तो टाइम हो गया, दूसरा एक हो गया अप्रोच क्या है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, अभी मैं कुछ एग्जांपल आपको शो करूंगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वहाँ पे अप्रोच अलग है, वहाँ पे आप पॉइंट फॉर्मेट जो पूछा डायरेक्ट
है ना, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ये है, डिस्कस द कंसिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन द ट्रॉपिकल रीजन। अब यहाँ कीवर्ड्स क्या है, एक तो फूड सिक्योरिटी, दूसरा ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, तीसरा क्लाइमेट चेंज। अब एक स्टूडेंट क्या सोचेगा, वो क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा कि एज पर मैनी रिपोर्ट का क्लाइमेट चेंज जो है वो विजिबल है, इस टाइप का लिखना शुरू कर देगा, या फूड सिक्योरिटी पे कुछ लिखना चले। लेकिन जो 10 मार्कर है, जिसको आइडिया है कि मुझे लिखना कैसे है, तो वो क्या सोचेगा, वो एक ही चीज़ तुरंत जो उसके माइंड के अंदर आएगा वो ये है कि जो प्रश्न पूछा गया है वो ये है, वो मेजर पोर्शन क्या है कि कंसिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन तो सबसे क्या है कि वो एक मतलब इम्पैक्ट जो है, मतलब क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के बारे में कुछ बताते हुए 2 लाइन का क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उससे 2-3 लाइन का अपना जो आंसर वो उसकी शुरुआत करेगा। शुरुआत करने के बाद तुरंत कंसिक्वेंसेस क्या हैं, कंसिक्वेंसेस क्या हैं वो है ना, जो आपके कंसिक्वेंसेस हैं वो क्या है, तो उसको तुरंत ऐसा मेंशन करके और यहाँ पे जो भी कंसिक्वेंसेस हैं उनको हाईलाइट करेगा। और स्पेसिफिकली यहाँ पे जैसे मान लो ट्रॉपिकल रीजन उसने ड्रॉ कर दिया, अर्थ का ये बना के शो कर दिया कि ये ट्रॉपिकल रीजन है, और वहाँ पे फिर उसने हाईलाइट कर दिया, मान लो किसी कंट्री का एग्जांपल देते हुए ट्रॉपिकल रीजन में, और हाईलाइट कर दिया गया, और फिर तुरंत जो है लास्ट में क्या करेगा, वे फॉरवर्ड लिख देगा 2-4 लाइन में, ठीक है, जो वे फॉरवर्ड है वो लिख देगा। लेकिन आपका आंसर का मैक्सिमम पार्ट क्या होगा, ये कंसिक्वेंस, ये मतलब 80% आपका जो है वो इसी पे होना चाहिए, 80% पार्ट आपका आंसर का वो इसी पे होना चाहिए, दैट इज कंसिक्वेंसेस। तो ये अप्रोच है 10 नंबर का। यही अगर आप 15 नंबर का लिखोगे तो आप क्लाइमेट चेंज के मतलब कुछ हाईलाइट कर सकते हो, 3-4 लाइन का इंट्रो लिखोगे, फिर आप है ना वे फॉरवर्ड में ज़्यादा शब्द ले सकते हो क्योंकि आपके पास 230, 40, 250 शब्द हैं लिखने के लिए। तो 10 मार्क्स में कीवर्ड्स आइडेंटिफाई, जो पूछा वो लिख दिया। इसमें पॉइंट फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो। पॉइंट का मतलब ये नहीं कि 1 वर्ड पॉइंट लिखा, मतलब 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करते हुए आप जो है पॉइंट फॉर्मेट का ये ध्यान में रखना है, ठीक है। वहीं अगर 15 नंबर का है तो वहाँ पे एक अलग अप्रोच होगा। तो दोनों की अप्रोच अगर आपके माइंड में क्लियर है तो आपका आंसर बहुत अच्छा रहेगा। और उस है ना कि आपको पता है कि जो पूछा फटाफट लिख देना है ना, जो पूछा है उसी पे जाना, इधर उधर का नहीं लिखना है। तो अगर आप सटीक हो लिखने में, सटीक है आपका माइंड कि अच्छा ये मुझे लिखना है, तो आपका आंसर अपने आप अच्छा हो जाएगा। ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जैसे मान लो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते, जैसे आपको मान लो वर्ड, ये क्वेश्चन देखो कि ये 2023 के मेंस है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन द अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। अब देखो आपको पता है तो लिखो। ऐसे ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं इनको डायरेक्ट पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत अधिक कंटेंट नहीं है। क्यों नहीं है, मतलब कंटेंट नहीं, अगर आपने पढ़ा है तो आप ज़्यादातर ऐसे, जैसे मान लो आपने महात्मा गांधी जो है उनको लिखा, हेडिंग डाली, और फिर आपने बता दिया कि उनका एजुकेशन में क्या है। जैसे अगर इसी आंसर को मुझे अटेम्प्ट करना है तो कैसे करूँगा, मान लो महात्मा गांधी है, ठीक है, महात्मा गांधी है, आपने क्या किया, महात्मा गांधी है ना, उनको मेंशन किया, और उसके बाद उनका जो व्यू पॉइंट है क्या है, एक शायद एजुकेशन में पूछा है, एजुकेशन, तो एजुकेशन में उनका क्या सोच है वो आपने पूरा लिख दिया, ठीक है। इसको लिखा, जितना भी आपको आता है उसको आपने लिखा। फिर दूसरा, उन्होंने नेशनलिज्म पे क्या बोला है वो आपने लिखा, नेशनलिज्म, उस पर आपने लिख दिया नेशनलिज्म, ठीक है। ये जो भी है वो आपने मेंशन किया। फिर आपने रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनको लिखा पूरा, उनका एजुकेशन क्या है और ये आपने मेंशन किया, और फिर उसके बारे में लिखा, और फिर महात्मा मतलब नेशनलिज्म पे उनका क्या व्यू पॉइंट है वो आपने लिखा। तो देखो आप खुद सोचो, जब आप ऐसे सेग्रीगेट करोगे तो आप जो भी कॉपी चेक करेगा उसको सामने दिख रहा है कि यार इसने महात्मा गांधी के एजुकेशन नेशनलिज्म पे लिखा है, इसने रविंद्रनाथ टैगोर के इसके बारे में लिखा है। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो ये अप्रोच आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप लिखो, लिखने में तो जो कंटेंट आपका है उस कंटेंट में, जो कंटेंट है उसको आपको डिवाइड करके अच्छे से चलना है। ऑफ द टॉपिक आपको नहीं लिखना है। तो ये धीरे धीरे आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग में और भी कई एग्जांपल्स मैं दूंगा। अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेन वाई सुसाइड अमंग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी। अब यहाँ पे क्या है कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इस पे ऐसा नहीं 1 2 3 4 करके आप लिख दो। अब यहाँ पे अगर आप कोई रिपोर्ट कोट कर रहे हो कि सुसाइड इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे मल्टी डायमेंशनैलिटी पे फोकस करो कि सामाजिक फैक्टर क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, इस टाइप के कुछ फैक्टर्स हम मेंशन करते हो, और उनको 1 लाइनर के पॉइंट्स की जगह 3-3 पॉइंट्स, 3-3 लाइन के पॉइंट्स को मेंशन करो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ पे जब भी हमें आंसर लिखना है, जो ये इस लेक्चर का उद्देश्य था मुझे बताने का आपका, कि आपको परफॉर्मेंस इंडेक्स, दूसरा टाइम,
तीसरा आपका 10 मार्क्स 15 मार्क्स का डिफरेंशिएशन आपके माइंड में रखना चाहिए। और चौथा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच माइंड में रखना चाहिए कि इनोवेशन का स्कोप आईआर, ज्योग्राफी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इनसे रिलेटेड मतलब और भी हैं। तो इनसे रिलेटेड अगर आप लिख रहे हो तो यहाँ पे इनोवेशन का बहुत स्कोप है, तो इनोवेशन इन पर फोकस करते रहना है। ठीक है, ये चीज़ें ज़रूर से ध्यान में रखना है। अगर आप तैयारी कर रहे हो 25 की तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करना है। ये करंट अफेयर्स में जो है कोर्सेस आपका ये रन हो रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे अभी मैं physics.org से कंटेंट कवर कर रहा हूँ, तो अभी इसमें लेक्चर हुआ है। तो देखो पैंटन एंड वेटलैंड क्या होता है, कॉम्पैक्ट सिटीज़ का कंसेप्ट है, गोल्डन सी वाटर क्या है, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज एंड ओशन जायर के कंसेप्ट है। ये अभी लेटेस्ट रिसर्च चाहिए, नासा इको स्ट्रेस। तो ये सारा कंटेंट, हिंदू सेशन तो आपका होता ही है जो यूट्यूब में आप देखते हो, उसके अलावा भी कई सारा कंटेंट आपको अवेलेबल इसमें हो जाएगा। तो आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों का कवरेज रहेगा। 1 मई 2025 तक का कंटेंट पूरा रहेगा, लगभग 2 साल का कवरेज रहेगा। तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद ये मेस मेंटरशिप प्रोग्राम 9 तारीख से शुरू हो रहा है। इसमें हम लोग ऐसे ही करेंगे कि जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग GS पेपर 1 2 3 4 उनके जो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, कहाँ से क्या पढ़ना है, आंसर राइटिंग अप्रोच क्या है, वो सब पूरा कवर करेंगे। एग्रीकल्चर ऑप्शनल की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, तो इस ऑप्शनल को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। कोई डाउट है तो नंबर आप है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे रीच कर सकते हैं। और ये बुक सीरीज़ है, ये मैंने बहुत मेहनत करके इसको स्टार्ट किया है। हर एक बुक हर एक जो ये किताब है हर एक सब्जेक्ट को कवर करती है। तो हर एक मतलब अभी हम M लक्ष्मीकांत को कवर कर रहे हैं, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस टाइप से मैं नोट्स बना के और आप लोग को किताबें पूरा साइनॉप्सिस बना के और एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत आपके लिए हेल्प करेगा अगर आप सब किताब आपकी कवर्ड है अच्छे तरीके से, क्योंकि हम किताबों से भागने का प्रयास करते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो इन कोर्सेज से आप जो लोग ज़रूर से जुड़ सकते हैं। और जो नंबर मैंने आपको बताया, ये नंबर याद रखना है। कोर्सेज के बारे में सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, कई ऑफर्स हैं, उसकी भी जानकारी आप ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को। इस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।